गुड इवनिंग एवरीवन। सभी सुन पा रहे हैं मुझे? एम आई ऑडिबल? दिव्यांशु, मोहित, शिवम, तमन्ना, बताइए। यस सर। ओके, लेट्स स्टार्ट द सेशन। देखिए, आज हम इंडियन पॉलिटी, आपका करंट अफेयर मेनली जो आपका कवर करने वाला है, ठीक है। तो इंडियन पॉलिटी के करंट अफेयर पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से सोर्सेस आपके लिए रेलिवेंट है, कौन सी न्यूज आपके लिए रेलिवेंट है। एक टेंडेंसी है स्टूडेंट्स के बीच में आजकल, एक मार्केट में चला हुआ है कि सर वी शुड गो फॉर द नोट्स ऑफ पॉलिटी, उसका विजन आईएएस का, ठीक है। तो विजन आईएएस या फिर जितने भी इंस्टीट्यूट हैं सिविल सर्विसेज के, उनकी जो मंथली मैगजीन आती है, उनको पढ़ने के लिए जो सीएपीएफ के कैंडिडेट्स हैं उनको बोला जाता है। अनलेस एंड अनटिल जब तक आपको जो इंफॉर्मेशन है वो फिल्टर करने नहीं आ रही, ठीक है, जो रिडंडेंट इंफॉर्मेशन है जो सीएपीएफ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप वो फिल्टर नहीं कर पा रहे तो आप इतनी बल्कि मैगजीन्स को मत पढ़िएगा, ठीक है। क्योंकि इन द एंड आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे जो आपका स्टैटिक पार्ट है, ठीक है। जो आपका स्टैटिक पार्ट है वो ज्यादा वेटेज का है, ज्यादा मार्क्स वो कैरी करता है। दूसरा जो है आपका करंट अफेयर जो है वो आपके कम मार्क्स के होते हैं, ठीक है। तो ये आपको बैलेंस बना के चलना है। अगर आप फिल्टर कर पा रहे हैं तो फिल्टर किस तरह कर पाएंगे कि कौन सा जो टॉपिक है मेरे लिए रेलिवेंट हो। उसके लिए आपको बेसिकली क्या करना होगा, उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है ना वो बहुत अच्छे से देखने हैं। जैसे मैं दिखाता हूं, जैसे एक टॉपिक आया था, दिस इज द टॉपिक, freedom of expression is an absolute right. How many of you will agree that this is a political topic? ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है that the freedom of expression is an absolute right. आप इससे एग्री करेंगे या नहीं? तो ये इससे रिलेटेड आप न्यूज फॉलो कर सकते हैं कहाँ कहाँ पे। जैसे जो मीडिया, अगर हम देखें प्रेस फ्रीडम इंडेक्स अभी जो रिसेंटली रिलीज हुआ था, तो इंडिया की जो पोजीशन थी, इंडिया स्लिप डाउन टू सम पोजीशंस, मतलब 10-15 उससे कम ही आई है। तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वो पर्टिकुलर चीज आप पढ़ सकते हैं इससे रिलेटेड। और आप, एक और रिपोर्ट थी जिसमें इंडिया को एज ए फ्लॉड फ्लॉड डेमोक्रेसी बोला गया था कि इंडिया एक 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 प्योर डेमोक्रेसी नहीं है, फ्लॉड डेमोक्रेसी है। तो इस तरह के इंडेक्सेस आप फॉलो कर सकते हैं करंट अफेयर के लिए, ये चाहे को किसी भी सोर्स में हो, ठीक है। एक दूसरा टॉपिक था, जैसे दिस, कैन लॉज अलोन फाइट करप्शन। करप्शन से रिलेटेड जैसे जितने भी हमें देखना है कि 2G स्कैम हो गया, या फिर जो स्पेक्ट्रम स्कैम था वही, और कोल ब्लॉक एलोकेशन का जो स्कैम था वो, और उससे रिलेटेड आप देखेंगे जितने नेशन वाइड जो स्कैम हुए हैं और मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ने करे हैं, जो उस टाइम पे जो पॉलिटिकल पार्टीज एस्टेब्लिश थी, ठीक है। तो ये चीजें आपको फॉलो करनी है। उससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट हमारी एंटी करप्शन कैंपेन भी हुई थी 2012 के अंदर, विच वॉज लेड बाय अन्ना हजारे, ठीक है। उससे एक कंप्लीट चेंज आया हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमने क्या अपॉइंट किया, लोकपाल ओम्बड्समैन, ठीक है। तो लोकपाल बिल पास हुआ उसके बाद। तो ये सभी चीजें आपको फॉलो करनी है। तो कैन लॉज अलोन फाइट करप्शन, ऑल्दो इट्स अ सोशल इशू। और करप्शन को डील करने के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है? फर्स्ट ऑफ ऑल इज द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज होती है, जो हमारी पुलिस होती है, और गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी, ये सभी चीज, ये स्टेक होल्डर है। मतलब ये आपको एनालाइज करना होगा कि प्रॉब्लम की ग्रेविटी क्या है, इसमें कौन कौन लोग काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट, जो आपकी पुलिसिंग एजेंसी है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, और जो कॉमन पीपल हैं, क्योंकि आपको पता है कि कई बार डेलिब्रेटली भी ब्राइब ऑफर्ड होती है, ठीक है। तो ये सभी चीजें। दूसरा आपको देखना है कि ये टॉपिक आपसे पूछा था, दस, emergence of regional party and its effect on federal structure of India, ठीक है। रीजनल पार्टी का एमरजेंस और उसका इफेक्ट किस पे है, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। तो इस तरह की आप पॉलिटी को क्या है, जो न्यूज है उसको फॉलो कर सकते हैं। अभी जो रीजनल पार्टी है, दैट इज द आम आदमी पार्टी, ठीक है। वो एक रीजनल पार्टी है, उसकी जो इन्फ्लुएंस है एक या दो स्टेट में मैक्सिमम। अभी तो यूटी में ही थी वो, दिल्ली में, उसके बाद पंजाब में आई है वो। तो एक एमरजेंस ऑफ रीजनल पार्टी हुआ है एंड इट्स इफेक्ट ऑन द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये आपको न्यूज फॉलो करनी है उससे रिलेटेड। अभी जो दिल्ली है, दिल्ली इज डिमांडिंग फॉर अ स्टेटहुड, स्टेटहुड के लिए दिल्ली फाइट कर रही है। तो ये भी आपके लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट बनता है इस पर्टिकुलर, जो हम इस ट्रेंड को देख के मैं बोल सकता हूँ। दूसरा आप देख सकते हैं, जैसे
कंट्रोल ऑफ सोशल मीडिया इज एन एंटी डेमोक्रेटिक प्रपोजिशन। जैसे मैंने आपको बोला था अभी एक मिनट पहले कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का जो रैंक है वो ड्रॉप हुआ है, तो वो इंडेक्स पे एक क्वेश्चन बन सकता है आपका, क्योंकि ऑलरेडी कंट्रोल ऑफ सोशल मीडिया या फिर सोशल मीडिया से ये वर्ड रिप्लेस करके यहाँ पे प्रेस भी लिख सकते हैं, तो कंट्रोल ऑफ प्रेस इज एन एंटी डेमोक्रेटिक प्रपोजिशन। तो ये भी आपका इंडियन पॉलिटी के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद जैसे देखेंगे आप एज एज अ कोरेस्पोंडेंट, ये आपसे रिपोर्ट राइटिंग में पूछा गया था, ऑफ ए नेशनल न्यूज़पेपर राइट अ रिपोर्ट ऑन द इम्पासे इन द 2012 मॉनसून सेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। देखिए मॉनसून सेशन, हाँ यस यस अंकित बोल रहे हैं आप कुछ? मुझे जीवन अंकित आपका कुछ नेटवर्क में इश्यू है, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही। ठीक है, तो मैं आपका क्वेश्चन बाद में ले लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो मेरा ये कहना था आपके जो टॉपिक है वो बार, हाँ बार ये बोलिए। सर वही सर, ये काउंटर आर्ग्यूमेंट में सर प्रॉब्लम आ रही है सर। जैसे आप ये आर्ग्यूमेंट है कि कंट्रोल ऑफ सोशल मीडिया इज एन एंटी डेमोक्रेटिक प्रपोजिशन ना, राइट राइट। तो सर मैं सोच रहा था चलो इसके फेवर, ठीक है, मैं सर आपका इसके फेवर समझ गया, इसके मैं आपका समझ गया। ये क्लास के एंड में विल डिस्कस, ओके। आर्गुमेंट राइटिंग इसी पे कर लेंगे हम, कंट्रोल ऑफ सोशल मीडिया। आप इसके अगेंस्ट में बोलना चाहते हैं, ठीक है, देयर शुड बी अ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द सोशल मीडिया। उससे रिलेटेड हमने जो अभी इंटरमीडिएटरी गाइडेंस रूल्स आए हैं 2019 के अंदर जो आए हैं, जिसमें जितने भी सोशल मीडिया प्लेयर्स हैं जो इंटरमीडिएटरी काम कर रहे हैं, यहाँ पे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, ठीक है, इंस्टाग्राम हो गया, ये सभी इनको एक तो जो कंटेंट जहां से ओरिजिन होगा उसको ट्रेस करना है। इन केस वन पर्टिकुलर जो पोस्ट है वो वायलेंस फैला रही है या फिर हेट स्पीच है, उस तरह की स्पीच अगर उसको रिपोर्ट किया जाता है, दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट शुड बी टेक डाउन इन ए गिवन स्टिपुलेटेड टाइम। 24 घंटे के अंदर या फिर जो भी टाइम दिया जाएगा उसके अंदर उनको वो पर्टिकुलर कंटेंट वहां से हटाना पड़ेगा। दैट इज अंडर द दिस इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस रूल्स, उसके अंदर आया है। ठीक है, तो ये आप डाल सकते हैं कि रीजनल रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए और ये सभी चीजें, ठीक है। ओके अंकित, उसके बाद ले लेंगे आपका लास्ट में, ये दोबारा हम डिस्कस कर लेंगे। अभी मैं एक दिस ब्रॉड आपको बता रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग इंडियन पॉलिटी से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे इंडियन पॉलिटी से दैट इज इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट, दिस इज आल्सो पॉलिटिकल इशू, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट। यहाँ से इस तरह से जो आपको लगता है, जैसे हमारा नॉर्थ ईस्ट में देर इज अ बाउंड्री इशू बिटवीन आसाम एंड मेघालय जो अभी रिजोल्व हुआ था, वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नॉर्थ ईस्ट दिस टाइम इज इंपॉर्टेंट, आफ्सपा वहां से हटा गया है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1956, उसको वहां से कुछ एरिया से कुछ डिस्ट्रिक्ट से वहां से विड्रॉ कर लिया, दैट इज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये आपको फॉलो करना है। उसके बाद हम देखते हैं दैट इज प्री पोल अलायंस आर बेटर देन पोस्ट पोल पार्टनरशिप, राइट। तो ये अगर मैं इसको इंटरप्रेट करूं, अगर आप इस तरह की एबिलिटी अपने में डेवलप कर सके, इफ यू आर एबल टू रीड बिटवीन द लाइंस, जो उसका इन्फर्ड मीनिंग है वो समझ जाए, तो इसका कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द इन्फर्ड मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, प्री पोल अलायंसेस आर बेटर देन पोस्ट पोल पार्टनरशिप? कौन से टॉपिक पे है? अगर आप पॉलिटी का कोई टॉपिक है ये, एनीबडी बताइए मुझे, किसी को। यस सर, कोलिजन गवर्नमेंट। राइट, कोलिजन। शिवम? यस सर, वो मतलब इलेक्शन से पहले जो अलायंसेस बन जाते हैं वो ज्यादा बेटर होते हैं इलेक्शन के बाद जो अलायंसेस पार्टियों के बीच बनते हैं। आपने तो कभी ऐसा कोई एक टर्म सुनी है, डिफेक्शन? यस सर, दैट इज एंटी डिफेक्शन, ये भी आप इसमें कोट कर सकते हैं। और मुझे लगता है उस टाइम पे देयर वुड बी मोर डिफेक्शन, पार्टी के अंदर बहुत सारे मर्जर्स हो रहे होंगे। एक फेज था हमारा इंडियन पॉलिटी के अंदर जिसमें हम बोलते थे आया राम गया राम। हरियाणा में सबसे पहले शुरू हुआ था कि एक ही आदमी ने एक दिन में 3 जिससे ज्यादा पार्टियां बदल दी थी, ठीक है, आफ्टर द इलेक्शन जो रिजल्ट आए थे। तो प्री पोल अलायंसेस आर बेटर देन पोस्ट पोल अलायंसेस। उसके बाद क्या हुआ, एंटी डिफेक्शन लॉ आया, एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट हुई अंडर 91st अमेंडमेंट एक्ट इन 1992 और 1993 में हुई थी जो भी थी, ठीक है।
तो ये आपको इंपॉर्टेंट एंटी डिफेक्शन लॉ आप इसमें कोट कर सकते हैं, और इसके अंदर बहुत सारी चीजें आप इसमें कोट कर सकते हैं, वो हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो दूसरी चीज हम देखें, नेक्स्ट टॉपिक शुड बी दिस रोल ऑफ गवर्नर इन इंडियन पॉलिटी। ये आपसे पूछा है। अब रोल ऑफ गवर्नर हमेशा से एक डिस्प्यूटेड रहा है। मैनी टाइम्स वी हैव सीन के किसी स्टेट्स में इमरजेंसी लग जाती है, प्रेसिडेंट रूल वहां पे लग जाता है, ठीक है, स्टेट इमरजेंसी। तो बिना किसी ऑर्डर के, बिना किसी फ्लोर टेस्ट के, वी हैव सीन इन द उत्तराखंड, वी हैव सीन इन द महाराष्ट्र, वी हैव सीन इन द कर्नाटका, मैनी स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी। सो द रोल ऑफ गवर्नर इज कंट्रोवर्शियल। वेस्ट बंगाल के बीच में देखेंगे आप, गवर्नर और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के बीच कितना टसल है। न्यू दिल्ली के अंदर देखेंगे आप, लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड जो दिल्ली की जो गवर्नमेंट है उसके बीच में टसल है। और कौन से ऐसे एग्जांपल दे सकते हैं जहां पे गवर्नर और वहां पे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत ज्यादा टसल है? तो ये केरला इज देयर। और दूसरा चीज आप इसमें इस पर्टिकुलर टॉपिक से व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, और आप सोच सकते हैं कि जो रोल पूछा जा सकता है, रोल ऑफ स्पीकर इन इंडियन पॉलिटी, दैट इज आल्सो कंट्रोवर्शियल। ठीक है, रोल ऑफ स्पीकर, उसमें देखा था कि काफी जो एमपीज थे, या फिर अगर हम स्टेट की बात करें, स्टेट असेंबलीज की बात करें, तो वहां पे भी जो स्पीकर है उसने, जो कर्नाटक की बात करें तो वहां पे जो 14 मेंबर थे एमएलए, उनका रेजिग्नेशन लेने से मना कर दिया था। ठीक है, अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो मैनी ऑफ द एमपीज वर सस्पेंडेड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, अगर जो विंटर सेशन के बाद जो नया सेशन स्टार्ट हुआ था उसके अंदर, तो उनको पूरा 6 महीने के लिए या फिर 3 महीने के लिए उनको सस्पेंड किया गया। तो रोल ऑफ स्पीकर हो सकता है फॉर योर CAPF एग्जाम के लिए। नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी स्लोज डाउन द पेस ऑफ डेवलपमेंट। इट इज आल्सो पॉलिटिकल टॉपिक। क्यों? बिकॉज इंडिया इज ए डेमोक्रेसी। हमारा पॉलिटिकल सेटअप क्या है? हम एक डेमोक्रेसी है, और वो भी एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। ठीक है, इलेक्शन होते हैं, हम वोटिंग करते हैं, हम इलेक्ट करते हैं किसको? एमपीज को। वो हमारे क्या है? हमें रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, पार्लियामेंट में जाके। तो डेमोक्रेसी क्या स्लोज डाउन द पेस ऑफ डेवलपमेंट? तो इसका इनफर्ड मीनिंग क्या हो सकता है? एनीबॉडी के क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि डेमोक्रेसी स्लोज डाउन द पेस ऑफ डेवलपमेंट किस दिशा में? क्या ये एक कंप्लीट ओवरहॉल ऑफ द सिस्टम की डिमांड है? क्या हम डेमोक्रेसी से मतलब मूव करके वी शुड मूव टुवर्ड्स मोर डिक्टेटरशिप टाइप का, जैसे हमने देखा कि नॉर्थ कोरिया या फिर कुछ और कंट्रीज है जहां पे डेमोक्रेसी कम है, जहां पे फ्लॉड डेमोक्रेसी। चाइना इज एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल। ठीक है, चाइना इज अ किस तरह की डेमोक्रेसी है वो? इफ एनीबॉडी नेम? सर वन पार्टी रूल है सर वहाँ पे। वन पार्टी रूल इज देयर, देयर इज नो डेमोक्रेसी। ठीक है, काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप ही है सर वहाँ पे। हाँ। तो अभी देखिए, 2-3 महीने पहले द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग टू चेंज दिस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम टू प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे पूछा जा सकता है CAPF एग्जाम में। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री दिस गवर्नमेंट सिस्टम और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ, ठीक है, सिस्टम। ये दोनों सिस्टम आपसे पूछे जा सकते हैं। तो CAPF के लिए मुझे ये लगता है, क्योंकि करंट डेवलपमेंट से ही हर बार आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा, ये दोनों टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए। उसके बाद देखें तो दिस बैन ऑन अल्कोहल इन बिहार, इट्स अ पॉलिटिकल डिसीजन। बैन ऑन अल्कोहल इन बिहार, ये पॉलिटिकल डिसीजन है। तो ये जब इस तरह से पॉलिटिकल डिसीजन लिए जाते हैं तो उससे क्या इफेक्ट होता है? हरियाणा में भी दिस बैन हुआ था 1992 के अंदर ऑन लिकर, उसके बाद वो अपलिफ्ट कर दिया गया वो बैन। ठीक है, तो बैन ऑन अल्कोहल इन बिहार, ऐसा कोई आपको लगता है कि जैसे कुछ रिसेंट ऐसा बैन हुआ हो किसी स्टेट में, स्टेट वाइड, जिसके रेपकशन हमें देखने को मिले कुछ पॉलिटिकल, जैसे काउ स्लॉटरिंग पे? ठीक है, एंटी कन्वर्जन लॉज इज देयर। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है उत्तराखंड में, एंटी कन्वर्जन लॉ इज देयर, और इस तरह के लॉ। और एक कंट्रोवर्शियल लॉ है दैट इज रिजर्वेशन of 75% of the population, domicile population in private सेक्टर या फिर प्राइवेट जॉब्स के अंदर 75% रिजर्वेशन। तो ये भी एक पॉलिटिकल क्या है आपका? एक पॉलिटिकल डिसीजन है, वोट बैंक पॉलिटिक्स है। तो इस तरह के टॉपिक्स आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और कोई इसमें ऐड करना चाह रहा हो, किसी को लगता हो कि किसी स्टेट ने ऐसा कोई पॉलिटिकल कोई डिसीजन लिया हो? एनी गवर्नमेंट? सर लव जिहाद।
लव जिया, ठीक है, एंटी कन्वर्जन लॉ है। कौन कौन सी स्टेट है जिसमें एंटी कन्वर्जन लॉ पास हो चुका है? सर शायद कर्नाटका में भी हुआ था, बट आई एम नॉट श्योर। ओके, हाँ कर्नाटका में मुझे लग रहा है, बट हरियाणा में पास हो चुका है, यूपी में भी और एमपी में भी पास हो चुका है। 3 ऐसी स्टेट है जिसमें एंटी कन्वर्जन लॉ, ठीक है। तो ये देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए जल्दी से। ये रहा दोबारा आपका सेंटर स्टेट रिलेशनशिप है, फेडरलिज्म पे क्वेश्चन आ चुका है। इंडिया नीड टू रीडिफाइन द रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। अगर आप इस पैटर्न को समझेंगे तो इसमें पूछा है रोल ऑफ दिस, किसका था वो रोल, गवर्नर इन इंडियन पॉलिटी, वो भी आपका फेडरल इशू है। एंड इंडिया नीड टू रीडिफाइन द रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, दैट इज आल्सो अ फेडरल इशू। उसके बाद देखेंगे जैसे इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, वो भी आपका क्या है, फेडरल इशू है। तो फेडरलिज्म आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। फेडरलिज्म पे कि जितने भी आपके टॉपिक बने, आपको जितना भी लगे कि ये टॉपिक फेडरलिज्म से रिलेटेड है, अब वो आपको प्रिपेयर करना ही होगा सी एग्जाम के लिए, क्योंकि आपके पैटर्न बता रहा है। ये देखते हैं, देखिए इसमें द नीड फॉर कॉमन सिविल कोड इन इंडिया पूछ लिया है 2000 शायद ये 16 या 17 का है, आपसे ऑलरेडी पूछ लिया। द नीड फॉर कॉमन सिविल कोड इन इंडिया हमने बहुत अच्छे से डिस्कस भी कर लिया, मॉडल आंसर भी मैंने इसका प्रोवाइड करवाया। इसके बाद देखिए एक टॉपिक है रिजर्वेशन, आल्सो पॉलिटिकल टॉपिक। इंडियन पॉलिटी के अंदर काफी डिमांड है कि रिजर्वेशन को हटा देना चाहिए। नाउ इट्स द टाइम वी शुड रिवोक दिस रिजर्वेशन। तो मुझे नहीं लगता कि which government will take the bull by the horn, मुझे नहीं लगता who will bite the bullet। ऐसा कौन है जो ये सब करके दिखाएगा इन द कमिंग ईयर? नहीं ऐसा कुछ लग रहा, क्योंकि प्रेजेंट जो हमारी सोशल कंडीशंस है, सोसाइटी की सोशल इकोनॉमिक कंडीशन भी किसी सेक्शन की, वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं हुई है। और जो हमारा सेंसस था, सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, उसको भी रिलीज नहीं किया गया पब्लिक डोमेन में। तो उससे रिलेटेड उसको बेस बना के we could have taken any decision, वो भी रिलीज नहीं है, वो भी पब्लिक डोमेन में वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो रिजर्वेशन तो भूल जाइए, अभी इसमें कुछ रिफॉर्म हो सकता है। एक ये देखिए ये नोट बैन इफेक्टिव टूल अगेंस्ट ब्लैक मनी। देखिए अल्कोहल बैन आया था बिहार में, वो पूछा है। उसके बाद देखिए नोट बैन आया है, ये भी इफेक्टिव टूल अगेंस्ट ब्लैक मनी। दोनों क्या है, पॉलिटिकल डिसीजन है, गवर्नमेंट लेती है। तो इस तरह के पॉलिटिकल डिसीजन, कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल डिसीजन आपको प्रिपेयर करने हैं, और इस तरह के डिसीजन जिससे लार्जर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी विल बी अफेक्टेड। इस तरह के टॉपिक, ये नहीं कि थोड़ा सा कुछ कंट्रोवर्शियल ले लिया जिसमें एक डिस्ट्रिक्ट के लोग अफेक्ट हो रहे हैं, वो आपके पेपर में नहीं बनेगा। बट उससे काफी सेक्शन, मतलब लार्ज पॉपुलेशन उससे अफेक्ट हो रही है, तो वहां से आपको क्वेश्चन बन सकता है। हाँ बोलिए अंकित। सर इस बार उस पे भी आ सकता है सर, जैसे लाउड स्पीकर पे बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है। यस, लाउड स्पीकर, लैंग्वेज इशू, ठीक है, लैंग्वेज इशू पे बन सकता है आपका, लाउड स्पीकर पे बन सकता है। तो लेकिन मुझे पता है एक 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 मुझे मतलब सिर्फ फीलिंग आ रही है कि जो ये प्रेजेंट गवर्नमेंट है और ये पेपर सेट जो कर रहा है, वो दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अनऑफिशियल स्टेटमेंट। तो मुझे लगता है उनकी आइडियोलॉजी मैच कर रही है। अगर वो लाउड स्पीकर पे कुछ बोलते हैं कि लाउड स्पीकर बैन कराया जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट होगा, ठीक है। तो शायद ये क्वेश्चन ना पूछा जाए। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, और प्लूरलिज्म पे क्वेश्चन आ सकता है, मतलब थोड़ा बैलेंस लैंग्वेज में पूछा जा सकता है। पर ठीक है, चलो देखते हैं, हम वो भी प्रिपेयर करेंगे लाउड स्पीकर वाला, ठीक है। एक ये देखिए क्वेश्चन देखिए, पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग द सोशल एलीट इज इनकॉन्सिक्वेंशियल। ठीक है, पॉलिटिकल अवेयरनेस मतलब जो पहले ही सोशल एलीट है, जो अपर स्ट्राटा में है, सोशल मतलब सोसाइटी के अपर स्ट्राटा में है, तो उनको जो राजनीतिक ज्ञान है, अवेयरनेस है, वो मतलब उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है, उनको मतलब पहले ही पता होता है। इस तरह का मतलब नॉलेज, पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग द सोशल एलीट इज इनकॉन्सिक्वेंशियल। एक और टॉपिक है जैसे इम्पैक्ट ऑफ न्यू एग्रीकल्चर लॉ ऑन फार्मर्स, दैट इज आल्सो अ पॉलिटिकल टॉपिक, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ न्यू एग्रीकल्चर, नहीं सॉरी, दिस क्या था वो, ये वाला था, सॉरी, फार्मर प्रोटेस्ट आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड। ये भी आपका पॉलिटिकल इशू है, बिकॉज वी हैव सीन ड्यूरिंग द फार्मर प्रोटेस्ट, वहां पे कितनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज वहां पे आ गई थी,
अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए उनको सपोर्ट किया। somebody has provided वाईफाई फैसिलिटीज, somebody has provided राशन, तो बहुत सारी चीजें वहां पे प्रोवाइड की गई। तो पॉलिटिकल मोटिवेटेड रैलीज हो रही थी, ट्रैक्टर पे ये सब चल रहा था। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया एज अ फ्लरिशिंग फैमिली बिजनेस, अगेन इंडियन पॉलिटी। और ठीक है, ये सभी देखिए, ये सभी हमारा ट्रेंड है। तो इसी के बेसिस पे व्हाट आई हैव डन इज आई हैव कंपाइल्ड समथिंग। ये देखिए, इससे रिलेटेड मैंने जितनी भी न्यूज आपकी करंट अफेयर्स थी, कुछ एक चीजें हम इसमें छोड़ेंगे दैट इज नॉट रेलिवेंट, बट फिर भी अगर किसी के पास टाइम है तो वो चीजें भी पढ़ सकता है। अब देखिए, डिक्लाइनिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ पार्लियामेंट सेशन, क्योंकि एक आपसे पूछा है टॉपिक, नॉन परफॉर्मिंग पार्लियामेंट इज एन अनहेल्दी ट्रेंड इन डेमोक्रेसी। तो प्रोडक्टिविटी ऑफ पार्लियामेंट सेशन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या है, किस तरह से अकाउंटेबिलिटी सेट करती है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा या फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा। उसके बाद इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट, इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट। उसके बाद 7 शेड्यूल, आईएलपी छोड़ दीजिए, कोई काम का नहीं है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है शायद इस बार। उसके बाद जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात चली हुई है, बट जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी उन्होंने मना कर दिया अभी कुछ दिन पहले भी, सीजीआई के साथ जब हमारे प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे थे ड्यूरिंग सम सेमिनार, तो उसमें भी जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात उठी थी। बट जो हमारे पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट में जितने भी लोग हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, दे डिनाइड के हमें मतलब ऑलरेडी ब्यूरोक्रेसी इज देयर और एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी इज देयर जो इन सभी चीजों को टैकल कर सकती है, इन सभी चीजों को हैंडल कर सकती है। ठीक है, अब देखिए, इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल इज देयर। इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल में क्या चेंजेस आए हैं? आधार हैज मेड मैंडेटरी। उसके बाद एंटी डिफेक्शन लॉ, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, एंटी डिफेक्शन लॉ डिस्कस करेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड दिस टाइम इज इंपॉर्टेंट। मुझे ये फील आ रही है कि लास्ट 2 साल से इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे क्वेश्चन नहीं आया है आपके सेफ एग्जाम में, बट इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे क्वेश्चन बन सकता है आपका। और मोड ऑफ कंडक्ट ये बहुत पुराना है, एमसीसी। डिलिमिटेशन कमीशन इज इम्पोर्टेंट दिस टाइम। आपसे रिपोर्ट पूछी जा सकती है डिलिमिटेशन कमीशन पे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। उसके बाद सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम, आजादी का अमृत महोत्सव के अंदर सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम इज अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ दिस प्रेजेंट गवर्नमेंट, ये भी पूछा जा सकता है। और जैसे फॉरेस्ट राइट एक्ट, देखिए जुवेनाइल अब्यूज पे एक बार आपकी रिपोर्ट आई है, राइजिंग जुवेनाइल अब्यूजेस केसेस इन इंडिया, तो जुवेनाइल जस्टिस हम थोड़ा पढ़ेंगे। उसके बाद सीबीआई एंड ईडी, मतलब जो सेंट्रल एजेंसीज है उनका मिसयूज हो रहा है, शायद ये क्वेश्चन पूछ ले। लेकिन हालांकि सिविल सर्विस एग्जाम में इसको बार बार पूछते हैं, बट सीएपीएफ एग्जाम में मुझे शक है कि शायद इस तरह के टॉपिक ना पूछे, दैट इज टू स्पेसिफिक। उसके बाद गुड गवर्नेंस इंडेक्स, और जैसे डिजिटल राइट इस बार इंपॉर्टेंट है, डिजिटल राइट, क्योंकि डिजिटल राइट किस तरह से इंक्लूजन या फिर इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ को प्रमोट करता है। क्योंकि एक बार टॉपिक पूछा था हमसे फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो इस बार डिजिटल इंक्लूजन पे क्वेश्चन बन सकता है। तो एक क्वेश्चन देखेंगे जैसे हेट स्पीच इज इंपॉर्टेंट, इंटरनेट शटडाउन इज इंपॉर्टेंट, गैम्बलिंग, गैम्बलिंग इज अ सोशल इशू। एक टॉपिक आपसे पूछा था दिस एडिक्शन ऑफ एंड्रॉइड मोबाइल फोन्स इन द यूथ, वो भी एक सोशल इशू है। उसके साथ मुझे लगता है कि गैम्बलिंग, शुड बी लीगलाइज द गैम्बलिंग और नॉट, एक आर्गुमेंट राइटिंग इस पर पूछा जा सकता है। उसके बाद देखेंगे हम जैसे लोकल रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर, मैंने बताया कौन कौन सी स्टेट है, कर्नाटका के अंदर, हरियाणा के अंदर ये सब हो रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड इज देयर, एंटी कन्वर्जन लॉ, ये भी एक बिल है, ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, तो ये सभी चीजें हमारी क्या है इसमें। इसमें देखो, मैं स्टार्ट करने से पहले 2 चीजें इसमें मैं बताना चाहूंगा कि ये कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है कि पेपर 1 को मैं एकदम सेपरेट कर दूं और पेपर 2 को एकदम सेपरेट कर दूं। जो ये डॉक्यूमेंट है ये पेपर 1 के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो आर्टिकल्स लिखे हुए हैं और जिस तरह से मैं अभी डिस्कस करूंगा आपके साथ, उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह से पेपर 1 के भी जो क्वेश्चन है फ्रेम होते हैं, जहां से ट्रिकी पार्ट वो होता है, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं बताऊं, पहला हम देखते हैं कि डिक्लाइनिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ पार्लियामेंट्री सेशंस। अब अंडर आर्टिकल 85 के अंडर क्या है, समनिंग ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को समनिंग कौन करता है? अंडर आर्टिकल 85, और जो कि प्रेसिडेंट बुलाता है। ठीक है, तो और किसकी रिकमेंडेशन पे? कैबिनेट कमेटी की, क्योंकि हमें पता है कि इंडियन पॉलिटी के अंदर प्रेसिडेंट के पास कुछ एक डिस्क्रिशनरी पावर होती है, सिचुएशनल डिस्क्रिशन होता है उनके पास। ठीक है,
तो सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन होता है, लेकिन इस केस में नहीं है। अगर पार्लियामेंट के अंदर सेशन बुलाना पड़ेगा तो कैबिनेट कमेटी की अप्रूवल चाहिए, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल 6 महीने नहीं हुए हैं, अगर 6 महीने से पहले बुलाना है तो कैबिनेट कमेटी की अप्रूवल लगेगी। अगर 6 महीने बीत गए हैं तो ऑटोमेटिकली मीटिंग बुलानी पड़ेगी, क्योंकि इससे ज्यादा समय आप नहीं ले सकते। तो हमारे यहाँ पे 4 सेशन होते, 3 सेशन होते हैं, बजट सेशन, मानसून सेशन एंड विंटर सेशन। और 2 सेशन के बीच का जो गैप है 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता। तो एक हम देखेंगे इसके अंदर। अब पार्लियामेंट की डेफिनेशन इन्होंने बताई कि पार्लियामेंट एज ए इंस्टीट्यूशन क्या काम करता है। जो वेरी आइडिया ऑफ द डेमोक्रेसी जो हमारा फ्लरिश करता है वो पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट के काम और क्या क्या है, लेजिस्लेशन बनाना या फिर लॉ बनाना, इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर आपकी कौन सी कमेटी है, पार्लियामेंट्री कमेटी है, फाइनेंशियल जैसे इकोनॉमिक कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये सभी कमेटीज क्या है, अकाउंटेबिलिटी सेट करती है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, होल्डिंग डिबेट्स, स्क्रूटनी करना बिल्स की, ठीक है, ये सभी चीजें। अब ये हमने देखा है प्रेजेंट ट्रेंड क्या है, डिक्लाइनिंग प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द पार्लियामेंट, किस तरह से अनहेल्दी ट्रेंड है। अगर हमारे पार्लियामेंट अच्छी तरह से काम नहीं करेगी तो ये जो हमारे लेजिस्लेशन है, जैसे अपने CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी बोला था कि हैस्टी पासिंग ऑफ द लेजिस्लेशन हमारे लिए काम बढ़ा रही है, जुडिशरी का जल्दी से मतलब अननेसेसरी उन पे बर्डन डाल रही है। हमने देखा कि जो लिकर बैन इन बिहार, उसके होने के बाद से देर वर मैनी लिटिगेशन इन द कोर्ट, जिससे अननेसेसरी कोर्ट पे बर्डन आ रहा है। उसके बाद जैसे एंटी कन्वर्जन लॉ है, उसको भी चैलेंज किया गया, NRC को भी चैलेंज किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को भी चैलेंज किया गया, और 3 फॉर्म लॉ को भी चैलेंज किया गया। ये सभी जो लॉज थे, ये सभी जो लेजिस्लेशन थी, दैट वर पास्ड इन द पार्लियामेंट विदाउट एनफ डेलिब्रेशन, डिस्कशन, स्क्रूटनी, इन सभी चीजों को अवॉइड किया गया। आधार को एज ए मनी बिल बना के पास किया गया। तो ये जो हेफ्टी लेजिस्लेशन है, ठीक है, ये सभी चीजें क्या है हमारी डिक्लाइनिंग, मतलब डिक्लाइन करती है प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, या फिर अंडरमाइन करती है पार्लियामेंट एक जितना बड़ा इंस्टीट्यूशन है उसको भी। अब देखते हैं रीजन क्या हो सकते हैं, जैसे अभी डिक्लाइनिंग सिटिंग ऑफ हाउस, ये सभी आप पढ़ लेना, इसमें कुछ नहीं है। मैंने सिर्फ आपको क्या बताना है, सिर्फ एक टॉपिक का ओवरव्यू दे रहा है। तो ये 60-70 पेज आपको पढ़ने में बहुत सारी आसानी होगी। तो ये देखिए 3 दिन पहले की न्यूज है, बाय नॉट डूइंग जॉब एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर आर बर्डनिंग कोर्ट्स, CGI ने बोला है। एक और न्यूज है, इट इज सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स इन पार्लियामेंट, देयर इज नो क्लैरिटी इन लॉज, CGI रामन्ना सेज, ठीक है। उसके बाद जैसे लोकसभा स्पीकर, इन्होंने बोला कि वॉइसेस कंसर्न ओवर पार्लियामेंट असेंबली डिसरप्शन, ठीक है। तो ये पार्लियामेंट आपका पूरा यहाँ से कवर हो जाएगा। इसके अंदर जैसे अभी एक नेफर्ड बिल था, और गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट के अंदर जैसे ये भी रिसेंट में पास हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल ये भी पास हुआ है विदाउट एनी डिबेट एंड डिस्कशन, बहुत जल्दी। मनी बिल क्लासिफिकेशन इशू, जैसे इलेक्टोरल बोर्ड को भी मनी बिल क्लासिफाई किया गया था, ठीक है, कुछ एक चीजें, तो ये पढ़िएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी सबसे पहले कब 1921 में बनी, कौन से एक्ट के अंदर, जो आप पढ़ते हैं मॉडर्न इन हिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, इसके अंदर बनी। अब इसका जो चेयरमैन है कौन अपॉइंट करता है, स्पीकर। फंक्शन क्या है पब्लिक अकाउंट कमेटी का, अप्रोप्रिएशन ऑफ सम्स ग्रांटेड बाय द पार्लियामेंट फॉर एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। जो भी पैसा सरकार यूज करती है, ठीक है, उसको ये सभी चीजें नोट करती है। मतलब पब्लिक अकाउंट कमेटी उस पर क्लोज स्क्रूटनी रखती है हर एक चीज, मतलब कहाँ पैसा खर्च हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, क्या फिजिकल प्रूडेंस है, क्या उसको एफिशिएंसी तरीके से यूज कर रही है गवर्नमेंट, अननेसेसरी खर्चा तो नहीं हो रहा है, ये सभी चीजें। उसके बाद देखेंगे जैसे डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, और जैसे लोकसभा के अंदर 2 साल से डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन नहीं हुआ है, ये पोस्ट खाली है। 2 साल पहले ये इतनी ज्यादा न्यूज में थी कि डेप्यूटी स्पीकर इलेक्शन नहीं हो रहे थे, अभी भी शायद यही सिचुएशन है। तो डायरेक्टली आपसे डेप्यूटी स्पीकर में नहीं पूछेगा पेपर 2 में, बट आपको पता होना चाहिए कि डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन 94 अंडर आर्टिकल 94 के अंडर होता है, रेजिग्नेशन देते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीजें आपको इलेक्शन इसमें पूछ सकते हैं। देखिए क्योंकि रोल ऑफ गवर्नर इन इंडियन पॉलिटी आपसे पूछा है, तो इसलिए स्पीकर भी आपका इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट।
ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में देखें तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बट सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन अस सम डेफिनेशन ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। क्या है वो, मैं बताता हूँ आपको। फर्स्ट, ये केस क्या था, प्रद्युत बारदोली, ये केस को पता होना चाहिए क्योंकि इस पेपर 1 में शायद आपसे पूछ ले, अंडर विच केस द ऑफिस दिस ऑफ प्रॉफिट डेफिनेशन इज गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट, तो आपका बनेगा प्रद्युत बारदोली। उसके बाद उन्होंने डेफिनेशन के अंदर बोला था कि फर्स्ट, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर जो एमपी है या फिर एमएलए है, उसकी जो अपॉइंटमेंट है, रिमूवल है, whether the government exercise control on that particular appointment, removal and performance of the function of the office, ये पहली कंडीशन उन्होंने रखी। दूसरी उन्होंने बोला कि रेमुनरेशन, वो जो पोजीशन है जो उन्होंने होल्ड कर रखी है उससे रेमुनरेशन मिल रहा है, कुछ पैसा कुछ इनकम है या नहीं। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब है ऑलरेडी यू आर इन अ सर्विस, आप दूसरी कोई पोस्ट ऐसी आपने होल्ड कर ली है जिससे आपकी अकाउंटेबिलिटी, आपकी ट्रांसपेरेंसी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, ठीक है, आपकी फंक्शनिंग कॉम्प्रोमाइज हो रही है क्योंकि आप कहीं और से भी जुड़ गए हैं, ठीक है, वहां से आप रेमुनरेशन और सैलरी ड्रॉन कर रहे हैं। तो यहाँ सेकंड इन्होंने ये पर्टिकुलर इन्होंने कंडीशन रखी है। थर्ड कंडीशन क्या है, whether the body in which the official office is held as government power, ठीक है, तो जो ऑफिस है गवर्नमेंट पावर रिलीजिंग मनी, मतलब गवर्नमेंट वहां से पैसा दे रही है, अलॉटमेंट ऑफ लैंड या फिर ग्रांटिंग लीज, जो पर्टिकुलर वो बॉडी है वो इन सभी चीजों के लिए कैपेबल है या नहीं, ठीक है, ये सभी चीजें आपको पढ़नी है। देखिए इतना इंटर डीप मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि इट टेक्स एवरी टॉपिक टेक्स अराउंड 10 to 15 मिनट्स या फिर 20 मिनट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को भी आपको पता है 30 मिनट की जो क्लास है, तो इसको मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ, आपका टाइम जाया करूँ, उससे कोई फायदा नहीं है। तो बेसिकली हम ब्रॉड टॉपिक पढ़ेंगे जैसे इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट, जिसपे सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सके। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति आपको पता है, एक नई मिनिस्ट्री बनाई थी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, उसके अंडर हम देखें तो ये पर्टिकुलर इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट, व्हाई दिस पर्टिकुलर थिंग इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक बार तो टॉपिक आपसे पूछा है। दूसरा फेडरल इशू है। तीसरा हम इसमें देखेंगे कि इस बार कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब पेपर 1 के पर्सपेक्टिव से देखें तो अंडर आर्टिकल 262 के अंदर क्या है, एजुकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स ऑफ कंप्लेंट रिलेटेड टू वाटर ऑफ इंटरस्टेट रिवर्स और वैली। 262 के अंदर जब हम कौन सी काउंसिल बनाते हैं, इंटरस्टेट काउंसिल यहाँ पे बनती है। अगर कोई मुझे बता सके इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट्स रिगार्डिंग द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर, इस पे एजुकेट कौन करेगा, कौन डिसीजन लेगा इस पे, सुप्रीम कोर्ट या फिर पार्लियामेंट, एनीबडी who will have the power to educate on this particular issue? Yes, Shivam, go ahead. सर पार्लियामेंट, Yes, पार्लियामेंट, इसमें पार्लियामेंट को ही क्या है, राइट है, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। इट इज क्लियरली रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि इट विल बी द पार्लियामेंट हु विल एजुकेट ऑन दिस पर्टिकुलर इशू। So the parliament by law provides that neither the Supreme Court nor any other court is to exercise jurisdiction in respect of any such dispute or complaint. That is the key point. ये आपको याद रखना है पेपर 1 के लिए। अब ये देखिए इसका चेयरमैन कौन होता है वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल का, वो नॉमिनेट कौन करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। 2019 के अंदर एक बिल पास हुआ था, इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट अमेंडमेंट बिल वाज पास बाय द लोकसभा that seek to replace the dispute settlement mechanism under the act by setting up a dispute resolution committee, ठीक है। और ये आपका टॉपिक आया हुआ है। इसके बाद देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस बार आ सकता है, दैट इज इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट इन इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट इन इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दिस टाइम। क्या हुआ था रिसेंटली, आसाम और मेघालय के जो गवर्नमेंट है, दोनों गवर्नमेंट हैड अग्रीड to settle the long pending interstate water dispute in at least 6 areas। कुछ ऐसे जो बॉर्डर्स थे जहां पे वो बॉर्डर अनडिमार्केटेड थे, ठीक है, और दोनों के बीच कंफ्यूजन्स थी, दोनों के बीच जो कंसेंसस नहीं बन रहा था कि कहाँ से डिमार्केशन करे, तो उससे बहुत सारी इशू हो रहे थे। तो उन्होंने एटलीस्ट आसाम और मेघालय ने एक
पॉजिटिव स्टेप लिया है, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, जिसके अंडर हमने देखा है कि वो पीसफुल तरीके से वो बॉर्डर डिस्प्यूट है रिजोल्व हो सका। क्योंकि हमें पता है कि डिस्प्यूट को कॉन्फ्लिक्ट में बदलने में देरी नहीं लगती। एक और स्टेट, और ऐसी कौन सी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट थी, 2 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जिसके अंदर जब क्लैश हुआ था दोनों पुलिस फोर्सेस के बीच, दोनों स्टेट की पुलिस फोर्सेस थी और दोनों स्टेट्स के जो डोमिसाइल थे, जो लोग थे, आपस में भिड़ गए, और इन दैट पर्टिकुलर इवेंट 3 लोग जो थे वो पुलिस फोर्सेस से थे, वो मारे गए, और काफी जो सिविलियन कैजुअलिटी भी उसमें हुई थी। इफ यू कैन नेम, कौन सी वो 2 स्टेट्स जो आपस में भिड़ थी, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट थी? ओके, ठीक है, कोई नहीं। असम और मिजोरम। मिजोरम और, ठीक है, मिजोरम और कुछ है, आपने नाम लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए, ये टॉपिक आपको बन सकता है, इससे रिलेटेड आपको सभी चीजें पता होनी चाहिए कि जो हमारी बाउंड्री इशू है पहले कैसे असम और रिजोल्व। मिजोरम सर। हाँ, आसाम और मिजोरम, असम। ओके, आसाम और मिजोरम। ओके, तो मैं ये कह रहा था, क्या क्या फैक्टर्स, क्या क्या पॉइंट्स आपको इसमें लिखने हैं। पहला, कि दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जब 2 स्टेट्स के बीच में बॉर्डर इशू रिजोल्व हुआ है, पहले भी हुआ है, जैसे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953, ठीक है, उसके अंडर हमने कितनी बार रीऑर्गेनाइज किया हमारे इंडिया को, स्टेट्स को। पहले जैसे महाराष्ट्र बना गुजरात से, और पंजाब के अंदर से हरियाणा निकला, ठीक है, सिक्किम को स्टेटहुड दिया गया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की डेवलपमेंट हुई, उनको स्टेटहुड का जो स्टेटस है वो दिया गया। पहली लिंग्विस्टिक स्टेट कौन सी थी जो बनी थी? आंध्र प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश बाद में बना, उत्तराखंड बाद में बना, हिमाचल से निकला, तो ये सभी नई स्टेट्स हैं। झारखंड बाद में बना, ठीक है, और तेलंगाना अभी बनाया है लेटेस्ट 2016 के अंदर। तो ये सभी स्टेट्स आपको पता होनी चाहिए कि रीऑर्गेनाइजेशन पहले भी हुई है, अगर पीसफुल तरीके से हो जाए, अगर पॉपुलर डिमांड है तो उसको करने में कोई दिक्कत नहीं है। अभी यूपी के अंदर एक डिमांड है कि यूपी को 3 या 4 भागों में बांट देना चाहिए, ठीक है। तो ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक आपके सीएफए एग्जाम के इंटरव्यू में पूछते हैं, अगर वो स्टेट से बिलोंग करता है तो इसमें आपके पास पॉइंट होने चाहिए, कोई रीजन होनी चाहिए, ठीक है, कोई लॉजिकल रीजन होना चाहिए। ये नहीं कि आप अपने प्रेजुडिस वहां पे लिख रहे हैं कि बड़ी है, छोटी है स्टेट्स, इस तरह से कर सकते हैं, बट नहीं। इफ इट इज इन द नेशनल इंटरेस्ट, इफ इन द इंटरेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, अगर वहां पे हमें ईज हो रही है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करवाने में, सर्विसेज प्रोवाइड करवाने में, अगर हम स्टेट्स को छोटे छोटे भागों में बांट दें तो कर सकते हैं। अगर दिक्कत ये है, अगर हम उसको पॉलिटिकल एजेंडा से बांट रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। दूसरा देखते हैं, जैसे नेक्स्ट टॉपिक इज 7th शेड्यूल, ये इंपॉर्टेंट है और इश्यू ऑफ फेडरलिज्म से रिलेट करता है। जैसे 15th फाइनेंस कमीशन चेयरमैन ने बोला कि वी नीड टू रीलुक द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द वेक ऑफ करंट चैलेंज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड पेंडेमिक। क्या ऐसी जरूरत पड़ेगी कि हमें 7th शेड्यूल को दोबारा रीलुक करने की जरूरत पड़ गया? क्लाइमेट चेंज इज एन इशू एंड पेंडेमिक। पेंडेमिक जो हमने एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 जो था उसके अंडर हमने एक क्लोज को इन्वोक किया था, तभी हमने नेशन वाइड लॉकडाउन लगाया था, ठीक है। सो डीएमए के अंडर, तो डीएमए के अंडर वैसे हमारे पास कोई ऐसी पावर नहीं थी, यूनियन के पास भी नहीं थी, तो ओनली देयर वाज दिस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, उसके अंडर हमने नेशन वाइड लॉकडाउन लगाया, ठीक है। तो इससे इंपॉर्टेंट रिलेटेड कमेटी कौन कौन सी है? सरकारिया कमीशन इज देयर, पूंची कमीशन इज देयर, राजमनार कमीशन इज देयर, दीज कमीशन, इनकी रिकमेंडेशन पढ़ सकते हैं आप। ओके, इनर लाइन परमिट ये छोड़ सकते हैं आप, ठीक है, इनर लाइन परमिट आपके सीएफ एग्जाम के लिए एटलीस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद रूल ऑफ लॉ इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, रूल ऑफ लॉ डायरेक्टली किस तरह से पूछेंगे आपसे, रूल ऑफ लॉ वर्सेस रूल बाय लॉ, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। इसमें थोड़ा सा फिलोसफिकल है, इसमें यहाँ पे डील करने का इसमें स्कोप नहीं है, थोड़ा सा फिलोसफिकल है, शायद आपसे पूछ लें। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें एडवोकेट प्रशांत भूषण, उन्होंने कुछ ट्वीट कर दिया था सीजीआई के अगेंस्ट, तो वो अपनी बाइक के साथ खड़े थे, तो उन पे कुछ करप्शन का एलिगेशन उन्होंने लगाया सीजीआई के अगेंस्ट प्रशांत भूषण ने, तो वो केस गया सुप्रीम कोर्ट में,
सुप्रीम कोर्ट के अंडर उनको सिविल कंटेम्प्ट के अंडर पनिश भी किया गया, 1 रुपया उनसे फाइन भी लिया गया। ठीक है, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इस पर्टिकुलर टॉपिक से आप क्या कनेक्ट कर सकते हैं? एक तो इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज एब्सोल्यूट, क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जुडिशरी में हम यूज कर सकते हैं हमेशा? ठीक है, तो ये कनेक्ट कर सकते हैं आप, यहाँ पे टॉपिक डाल सकते थे। कौन कौन से आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो इस पर्टिकुलर फ्रीडम इससे बिलोंग करते हैं, जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से? फर्स्ट इज 129, 142, 215। 215 grants every high court the power to punish for the contempt of itself, और 129 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, राइट? अब अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ये आप पढ़ लेना। देखिए, अब मेरा क्वेश्चन है कि हु इज द चेयरमैन ऑफ J&K डिलिमिटेशन कमीशन? चेयरमैन कौन है जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन का? एनीबॉडी? क्वेश्चन बन सकता है सीएपी पेपर 1 में, चेयरमैन ऑफ J&K डिलिमिटेशन कमीशन। जहां तक मुझे याद है जस्टिस रूहानी समलेरी, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, बट आपको पता होना चाहिए। ओके, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नालसा एक्ट, ये पढ़ सकते हैं आप। उसका जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद ट्राइब्यूनल्स, उसके बाद इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल, ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट क्या चेंजेस आए हैं? जैसे 2 बिल, इस बिल के अंदर 2 जो लॉ थे हमारे, आरपीए 1950 एंड आरपीए 1951, रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट 1950 और 51, दोनों के अंदर चेंजेस आए हैं थोड़े थोड़े। और इसमें आधार को मैंडेटरी कर दिया गया। क्यों किया है? क्योंकि इससे हमने जो देखा था कि इलेक्टोरल रोल के अंदर देयर इज अ डुप्लीकेसी ऑफ वोटर्स, उन डुप्लीकेसी ऑफ वोटर्स को हटाने के लिए भी मेड आधार एज अ मैंडेटरी, कि आपको लिंक कराना होगा आधार को अपने वोटिंग कार्ड से। अभी बोल रहे हैं कि ये लिंक कराने से हमारे प्राइवेसी कंसर्न है, उसमें बायोमेट्रिक डेटा भी है, उसमें डेमोग्राफिक डेटा भी है, अब सभी डेटा है, तो प्राइवेसी कंसर्न इज देयर। और एक आपसे टॉपिक पहले भी पूछा है एक सीएपीएफ के अंदर कि प्राइवेसी इज एन एलिटिस्ट आइडिया। ठीक है, प्राइवेसी इज एन एलिटिस्ट आइडिया। गरीब आदमी को तो दिन में पेट भर खाना मिल जाए तो उसके लिए ये वो सबसे बड़ी बात है। उसके लिए प्राइवेसी क्या होता है, उससे आप पूछ लेंगे व्हाट इज प्राइवेसी, बोलेगा क्या क्या प्राइवेसी, तो वो शायद उसको प्रोनाउंस भी ना कर पाए। ठीक है, तो प्राइवेसी इज एन एलिटिस्ट आइडिया किस तरह से है। ठीक है, तो ये these are the basic understanding of the topic. एंटी डिफेक्शन लॉ, दिस टाइम इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है एंटी डिफेक्शन लॉ की। बहुत सारे मर्जर्स हुए हैं, मैंने देखा है कि कांग्रेस से भी काफी लोग निकल के दूसरी पार्टीज में गए हैं। ओके, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोल बॉन्ड। देखिए, इलेक्ट्रोल बॉन्ड को थोड़ा सा समझते हैं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड क्या है? इलेक्ट्रोल बॉन्ड क्या है? दिस इज अ राइट, इसकी डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रोल बॉन्ड बेसिकली एक वो है पे चेक, मतलब एक चेक आप ड्रॉ कर सकते हैं और यू कैन आल्सो डिजिटली आप सेंड कर सकते हैं किसी पार्टी के बैंक अकाउंट में। ठीक है, थ्रू मीडियम क्या होगा आपका? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे पब्लिक बैंक है, सिर्फ एक बैंक है जो इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोल बॉन्ड को हैंडल करेगा, उसके अलावा कोई बैंक नहीं है। दूसरी चीज, सीएपी पेपर 1 में इसको पूछा जा सकता है, क्योंकि मल्टीपल आपसे पूछा जा सकता है कि कितने मल्टीपल अमाउंट के अंडर हम इलेक्टोरल बॉन्ड को या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड के अंडर जो पैसे है वो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। ठीक है, तो इतने मतलब 1000 से कम जमा नहीं कर सकते आप। चाहे तो आप 10,000 कर सकते हैं, चाहे 1 लाख या फिर 10 लाख या फिर 1 करोड़। और कितने नंबर ऑफ टाइम कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। मतलब एटलीस्ट 1000 रुपए डाल सकते हैं आप, 10 लाख, तो ये विदाउट एनी लिमिट। दूसरा चीज क्या है, अगर आपने एक बार इलेक्टोरल बॉन्ड को इशू कर दिया, आपने चेक में भर के दे दिया, तो 15 दिनों में पॉलिटिकल पार्टी को वो क्या करना पड़ेगा? विड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो 15 दिन। उसके बाद डोनर का नेम मेंशन नहीं होगा कहीं पे भी,
और कौन इलेक्टोरल बॉन्ड या फिर डोनेशन कर सकता है, वो है सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया, फॉरेनर नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आपको फंसा सकते हैं पेपर 1 के अंदर। दूसरा हम देखें, अब इसके क्या क्या कंसर्न है इलेक्टोरल बॉन्ड के। एनोनिमिटी है, कभी भी हमें पता नहीं चलेगा कि किसने डोनेशन किया है। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी इज एन इशू, क्योंकि ये सभी क्या है, हमारे जो पब्लिक बैंक्स के अंदर है। तो पब्लिक बैंक्स को कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट को ये पता चल गया कि ये पब्लिक बैंक के अंदर इस आदमी ने इस पॉलिटिकल पार्टी को क्या है, पैसे दिए हैं, तो उस इंडस्ट्रियलिस्ट या मतलब जो भी बंदा डोनेट करेगा, या तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है या फिर कोई और भी काम कर रहा हो, तो उसको टारगेट किया जा सकता है। तो ट्रांसपेरेंसी इज कॉम्प्रोमाइज इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। उसके बाद ड्रॉबैक्स क्या होंगे, ये सभी चीजें हैं। एडीआर की रिपोर्ट आप इसमें लिख सकते हैं, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स। तो इन्होंने बोला है कि ड्रॉबैक ये हैं, सबसे पहले क्योंकि 1% जो इसमें कौन कौन एलिजिबल है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के लिए, सबसे पहले ओनली दोज पार्टीज हु हैड सिक्योर्ड 1% वोट इन पार्लियामेंट्री इलेक्शन और इन स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन, सिर्फ ये है। तो इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। जो इस पॉलिटिकल जो सेटअप है, इसमें कोई नई पार्टी आना चाहती है और जिसका कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं है, उसको रिकॉग्निशन नहीं है, तो उनको कभी भी इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं मिल सकता अनलेस एंड अनटिल अगर वो किसी इलेक्शन में 1% वोट हासिल कर पाए, ठीक है, उसके बाद वो एलिजिबल होंगे। अब देखते हैं ईवीएम। देखिए, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जैसे रोल ऑफ टेक्नोलॉजी नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट में टेक्नोलॉजी की क्या रोल है, तो उसमें आप एक एग्जांपल लिख सकते थे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम। ईवीएम ने किस तरह से ट्रांसपेरेंसी लाई, ईवीएम ने किस तरह से फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराए, ईवीएम ने किस तरह से डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को अपहोल्ड किया। तो ये आप लिख सकते हैं द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। उससे पहले तो हम पेपर जो बैलेट पे वोट करते थे, ईवीएम को इंट्रोड्यूस किया गया सबसे पहले केरला में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट का भी नाम था पारूर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी 1982, ठीक है। एक ईवीएम मैक्सिमम 2000 वोट तक ले सकते हैं और एक ईवीएम के अंदर 64 कैंडिडेट्स कैन बी केटर्ड। उसके बाद वीवीपैट, वोटर वेरीफाइबल ऑडिट ट्रेल, ठीक है, पेपर ऑडिट ट्रेल, ये बाद में इंट्रोड्यूस किया गया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, राइट। और इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि एडवांटेजेस क्या है और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। और ये अगर हम दूसरे देशों की बात करें, इंटरनेशनल सिनेरियो क्या है वीवीपैट को लेके और ईवीएम्स को लेके। जर्मनी ने खत्म कर दिया है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को 2009 के अंदर। नीदरलैंड हैज आल्सो बैंड ईवीएम इन 2007। यूनाइटेड स्टेट्स ने पेपर ट्रेल को मैंडेटरी कर दिया है। इंग्लैंड एंड फ्रांस हैव नेवर यूज्ड ईवीएम्स। ये तो हमारे से कब बहुत ज्यादा एडवांस्ड कंट्रीज हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी। तो इंडिया ही क्यों इस पर्टिकुलर एरिया में जाना चाह रहा है ईवीएम्स को लेके, क्योंकि इसमें जो अगर जो हमारे सिक्योरिटी एनालिस्ट को देखें या फिर जो ईवीएम के साथ टेम्परिंग हो रही है, इन्होंने बोला कि सिर्फ 5 मिनट के अंदर ईवीएम को टेम्पर किया जा सकता है। लेकिन इस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट को काउंटर किया किसने? इलेक्शन कमीशन ने। उन्होंने एक सेशन भी ऑर्गेनाइज किया था जिसके अंडर हैकेथन करके, मतलब ऑल इंडिया हैकेथन कंपटीशन, उन्होंने बोला था जितने भी देश में महारथी हैं, जो हैकर है, जो बोलता है कि मैं ईवीएम को हैक कर सकता हूँ, यू कैन कम, आप यहाँ पे आइए और हैक करके दिखाइए, उसको ले अवार्ड भी रखा गया था। और इसमें प्राउड की बात यह है कि किसी से वो हैक नहीं हो पाई अभी तक ईवीएम, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, जैसे ईवीएम में इतना ही करिए। उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट डायरेक्टली नहीं आ सकता आपके सीपीएफ में। उसके बाद देखते हैं डिलिमिटेशन कमीशन इज इम्पोर्टेंट। अभी तक डिलिमिटेशन कमीशन कितनी बार बनी है? 4 बार। पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है। 1952, 1963, 1973, 2002। डिलिमिटेशन कमीशन, अगर किसी को नहीं पता क्या होता है डिलिमिटेशन कमीशन, इट्स अ प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग बाउंड्रीज। जब भी आपके मतलब चेंजेस आते हैं, जैसे हरियाणा और पंजाब डिवाइड हुआ, तो उसको डिवाइड करने के लिए एक बाउंड्री कमीशन थी, ठीक है, वो अलग चीज थी, वहां पर डिलिमिटेशन कमीशन उसके बाद बनी। तो उससे पहले अगर हम देखें तो फिक्सिंग बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, अब जम्मू एंड कश्मीर में चला हुआ है कि
हमने यूटी बना दी, जम्मू और कश्मीर को 2 यूटी हमने बना दी। उसके बाद देर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ चेंज इन द पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी में, किस कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने सारे वोटर होंगे, मतलब इस कॉन्स्टिट्यूंसी में ये एरिया होगा और ये वोटर इस कॉन्स्टिट्यूंसी में लाई करेंगे। तो ये सभी चीजें कौन डिसाइड करेगा? डिलिमिटेशन कमीशन। और डिलिमिटेशन कमीशन अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसको बनाया जाता है, दैट इज आर्टिकल 82, ये आपको पता होना चाहिए। और इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो है 3 मेंबर रहेंगे डिलिमिटेशन कमीशन में। फर्स्ट होगा जैसे सर्विंग और रिटायर्ड जज एज ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज चेयरमैन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, दूसरा आपका इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द स्टेट, 2 ये आपके होने चाहिए। तो ये तीनों इसके कंपोजिशन होंगे। उसके बाद देखिए, ठीक है इसमें इतना ही था। डिलिमिटेशन प्रॉब्लम ये है, फ्लोटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी, ओके ये बहुत कंट्रोवर्शियल है। उसके बाद देखिए तो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, मैंने बोला कि आज़ादी का अमृत महोत्सव और इन सब चीज़ों को लेके, और सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ओके नेक्स्ट इज पेसा एक्ट। देखिए पेशा पे तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पे आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है। डायरेक्टली पेशा नहीं पूछेगा, पेशा आपसे पेपर वन में पूछ लेगा, क्योंकि इसके 25 साल हो चुके हैं अभी 2021 में दिसंबर में। तो 25 साल के बाद इस पे क्वेश्चन बनता है पेपर वन के अंदर, पेशा पे एक क्वेश्चन आ सकता है। फॉरेस्ट राइट एक्ट इज देयर। उसका देखेंगे जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट एक्ट, ये एक्ट है। जुवेनाइल जस्टिस क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज वी हैव सीन सो मेनी केसेस ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल हरासमेंट, ये सभी चीजें, चाइल्ड रेप, और इससे रिलेटेड मतलब हमने डील करने के लिए वी हैव अ लॉ दैट इज पॉक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, ये हमने एक एक्ट बनाया है। डिस्पाइट दिस स्ट्रिंजेंट लॉ वी हैव सीन कि बहुत सारे केसेस अभी भी राइज कर रहे हैं, इट इज ऑन राइजिंग ट्रेंड, और इसको हम पूरी तरह से क्या है काउंटर नहीं कर पाए। तो पॉक्सो एक्ट इज देयर। उसके लिए जुवेनाइल जस्टिस केयर की हमें क्या जरूरत है? 2012 में जो इंसिडेंट हुआ था, दैट इज जो दिल्ली के अंदर रेप हुआ था, उसमें एक जुवेनाइल था, उसको भी डिमांड की गई थी कि जुवेनाइल अगर ऐसा कोई हीनियस क्राइम करता है तो दैट शुड बी ट्रीटेड एज अ एडल्ट। ठीक है, तो अभी भी एक मुंबई के अंदर एक हीनियस क्राइम हुआ है, वो एक हीनियस क्राइम कमिट किसने किया है? एक जुवेनाइल ने। तो पुलिस इसमें एक कोशिश कर रही है कोर्ट के आगे कि इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ही शुड बी ट्रीटेड एज एन अडल्ट। ठीक है, एक केस हुआ था स्कूल में, रयान इंटरनेशनल स्कूल था, शायद गुड़गांव में था, फरीदाबाद में, जिसमें हुआ क्या था, एक छोटा 4 या 5 साल का बच्चा था, या फिर 4th या 5th स्टैंडर्ड में था वो बच्चा, सॉरी 10-12 साल का होगा, तो उसका गला काट दिया गया था। ठीक है, जिसने भी काटा था उसको कोशिश की गई थी कि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ही शुड बी ट्राइल्ड एज एन एडल्ट। उसी के बाद से जुवेनाइल जस्टिस और इसमें उसकी डेफिनेशन में चेंज करने की डिमांड उठी। ओके नेक्स्ट है सीबीआई एंड ईडी। देखिए सीबीआई एंड ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इज एन इम्पोर्टेंट दिस टाइम, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ पे हुई है ईडी को लेके एंड सीबीआई को लेके। अभी जो हमारा वो केस था जिसमें शाहरुख खान का लड़का फंस गया था, उसके पास ड्रग्स थी कुछ, वो शायद नारकोटिक्स ब्यूरो था, एनसीबी के अंडर। तो ये भी सब हम इसमें क्या है कोट कर सकते हैं। सीबीआई, ईडी, एनसीबी जो इनकी इंडिपेंडेंस है वो कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, क्योंकि एक स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है इसको। सीबीआई को हम केज्ड पैरेट भी बोलते हैं। ठीक है, केज पैरेट बोलते हैं, उसमें ऑटोनॉमी नहीं है सीबीआई की, उसको मिसयूज करा जाता है सीबीआई को, और उसको स्टैट्यूटरी बैकिंग चाहिए। दूसरा पढ़ते हैं कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या होता है, कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, आपसे पेपर वन में पूछा जा सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आपका ईडी काम करता है। और कौन से ऐसे 2 लॉ हैं जिससे ये पर्टिकुलर ईडी अपनी पावर को ड्राइव करता है? फर्स्ट इज द फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, बाद में इसको चेंज कर दिया था फेरा,
फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट। उसके बाद 2002 का जो आपका पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इंटरनल सिक्योरिटी में भी आपका यूज होता है। अभी कौन सी ऐसी एक्ट्रेस है जो इंडिया में पीएलए के अंडर उसको एज ए ट्रायल किया गया है, उसको एक्यूज माना गया है? एनीबॉडी? 3 दिन पहले की न्यूज है, पीएमएलए के प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर उसको अरेस्ट किया गया है। तो क्या नाम है, फार्गुसेन, पता नहीं ऐसा कुछ नाम है उसका। चलो ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि डायरेक्टरेट सीबीआई, इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, और सीबीआई कौन सी एक्ट के अंडर, एक्ट तो है ही नहीं सबसे पहले, क्योंकि इट इज इट ड्राइव्स इट पावर अंडर डीपीएसपी, दिल्ली स्पेशल पावर एक्ट, स्पेशल पावर एक्ट के अंदर। ठीक है, तो जल्दी से 2-3 टॉपिक और है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं ये डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एक था नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, सोशल जस्टिस के अंदर आपका ये आ सकता है कि हमने वी हैव बैंड द मैनुअल स्कैवेंजिंग, जो बहुत सालों से हमारे पर मैनुअल स्कैवेंजिंग का जो इशू था, उनके लिए हमने, दिल्ली ने बहुत अच्छा काम किया है कि उनके लिए एक जो स्टेट ऑफ आर्ट मशीनरी है, बहुत ही एडवांस्ड मशीनरी है, वो यूज की है टू क्लियर और टू क्लीन द सीवरेज सिस्टम। उसके लिए मैनुअल स्कैवेंजिंग इज टोटली बैन। डिस्पाइट दिस, हमने दिल्ली में देखा कि 3 लोगों की जान चली गई है, ठीक है, क्योंकि 3 लोग जो थे वो सीवर में घुसे हुए थे, कुछ क्लीन करना था उनको, बट आपको पता है सीवर के अंदर कुछ पॉइजनस गैस होती है जो सडनली कुछ डेप्थ पे जाने के बाद आप इनहेल करते हैं एंड यू बिकम अनकॉन्शियस। और उसको बचाने के चक्कर में एक रिक्शा ड्राइवर था, वो उन तीनों को बचाने के चक्कर में अंदर गया, और उसके 7 बच्चे थे, तो वो भी अनफॉर्चुनेटली ही आल्सो डाइड एट द स्पॉट। तो ये एक इशू है मैनुअल स्कैवेंजिंग जो आपसे पूछा जा सकता है। जैसे अगर हम इसको देखें तो एक टॉपिक आपसे पूछा था, फार्मर सुसाइड इन इंडिया इज एन इम्पेंडिंग डिजास्टर। तो फार्मर सुसाइड या फिर मैनुअल स्कैवेंजर्स जो हैं, जो अननेसेसरी मारे जा रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ मशीनरी, इन सब चीजों से, तो ये एक आपका टॉपिक बन सकता है सोशल जस्टिस के अंदर। ठीक है, गुड गवर्नेंस इंडेक्स इज देयर, या से डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, बट यू कैन यूज इट, अगर आपको, आप यूज कर सकते हैं इसको इन गवर्नेंस, कोई गवर्नेंस वाला टॉपिक हो गया, जैसे लॉज कैन नॉट अलोन फाइट द करप्शन, उस टॉपिक में आप गुड गवर्नेंस वाला इंडेक्स यूज कर सकते हैं कि ऑन द ईव ऑफ गुड गवर्नेंस डे, 25 दिसंबर, आपको याद होना चाहिए, पेपर में पूछ सकते हैं गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर। ठीक है, तो ये सभी चीजें, कौन कौन सी स्टेट्स ने टॉप किया है, ग्रुप ए की कैटेगरी में गुजरात ने, ग्रुप बी की कैटेगरी में मध्य प्रदेश ने, और यूटी की कैटेगरी में दिल्ली ने, और नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेशन कैटेगरी में हिमाचल प्रदेश ने इसमें टॉप किया है। क्या क्या पैरामीटर्स है ये आपको पता होने चाहिए। और गुड गवर्नेंस इंडेक्स के अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इज देयर, डिजिटल इंडिया, माई गवर्नमेंट, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। मिशन कर्मयोगी, देखिए मिशन कर्मयोगी आपको पता है कि इट इज अ प्रोग्राम टू रीवैम्प द कॉम्पिटेंसी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो एक कॉम्पिटेंसी या फिर एक उनको इनोवेशन, लैक ऑफ इनोवेशन इज देयर, इनसेंसिटिविटी इज देयर, ठीक है, कंस्ट्रक्टिवनेस जो लैक हो रहा है, प्रोएक्टिवनेस नहीं रही है वो हमारी ब्यूरोक्रेसी में, अनप्रोफेशनलिज्म इज देयर। अभी हमारे जो एक बहुत ही एमिनेंट आईएएस ऑफिसर ने, उन्होंने बोला था कि सिविल सर्विस इज ऑन डिक्लाइन, क्योंकि हमारा जो कंप्लीट चेंज हुआ है सिविल सर्विसेज में, जो कैंडिडेट जा रहे हैं, जो नई जनरेशन है, दे आर मोर लाइमलाइट में वो आना चाहते हैं, लाइमलाइट सीकर्स है, तो इस तरह से आप इसमें कोट कर सकते हैं। तो कर्मयोगी, मिशन कर्मयोगी, व्हाई दिस पर्टिकुलर जो मिशन है ये इंट्रोड्यूस क्यों करा गया, बिकॉज we need to make our bureaucracy more creative, constructive, imaginative, technology enabled, proactive, professional, क्योंकि एक लीडर की जो क्वालिटी वो क्या होती है, he is a proactive, वो जो फ्यूचर में कोई चीज होने वाली है उसको पहले ही इमेजिन करके या फिर कोई प्रोएक्टिव स्टेप्स लेके उस पर्टिकुलर सिचुएशन को
एमर्ज होने से रोक सकता है, वो होती है आपकी प्रोएक्टिव। वो सिर्फ लीडर लोगों के पास वो कैपेबिलिटी होती है प्रोएक्टिव वे में काम करना। जैसे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की इंडिया ने अगेंस्ट द पाकिस्तान, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की, जो बालाकोट स्ट्राइक की, जो टेररिस्ट लॉन्च पैड जो अटैक किए गए उसके बाद। तो मिशन कर्मयोगी 360 डिग्री अप्रेजल, ये एक भी चीज है कि 360 डिग्री अप्रेजल के अंदर हर एक एंगल से उस पर्टिकुलर सिविल सर्वेंट को देखा जाए कि इन्होंने क्या क्या काम किए हैं, किस तरह से काम किए हैं, इनकी रिपोर्ट क्या है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट क्या है इनके रिगार्डिंग, क्या इन्होंने करप्शन तो नहीं किया, इस तरह की सभी रिपोर्ट। तो 360 डिग्री अप्रेजल। उसके बाद हम देखेंगे डिजिटल राइट्स। मैं बोल रहा था डिजिटल राइट्स सबसे पूछा जा सकता है दिस टाइम, क्योंकि वी हैव सीन अ लोड ऑफ इंटरनेट शटडाउन इन जम्मू एंड कश्मीर। इंटरनेट शटडाउन उसमें किया गया है, और अंडर आर्टिकल 21 के अंडर राइट टू प्राइवेसी और राइट टू इंटरनेट एक्सेस एज अ फंडामेंटल राइट कौन से स्टेट हाई कोर्ट ने दिया है? केरला हाई कोर्ट ने। आपको बताना चाहिए कि राइट टू इंटरनेट एक्सेस एज अ फंडामेंटल राइट्स, अगर आपको पेपर 1 के अंदर ऑप्शन दे दे, 6-7 ऐसे ऑप्शन मिल जाए आपको कि इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है, अगर आपको वहां पे राइट टू इंटरनेट एक्सेस मिल जाए तो उसको गलत करके मत आना, क्योंकि इट्स अ फंडामेंटल राइट। ठीक है। और डिजिटल राइट क्या होते हैं आपके? डिजिटल राइट क्लोजली लिंक्ड टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड प्राइवेसी आर दोज दैट अलाउ पीपल टू एक्सेस, यूज, क्रिएट एंड पब्लिक डिजिटल मीडिया एज वेल एज एक्सेस एंड यूज कंप्यूटर्स। देखिए ये सभी चीजें तो ठीक है। उसके बाद जो हम बोलते हैं कि हेट स्पीच हो गया, उसके बाद जैसे हो गया आपके कम्युनल राइट्स जो हो गए, ये सभी चीजें अगर आपको इस तरह से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अगर आपको एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन प्रोवाइड कर दिया जाए तो देयर विल बी अ मोर रकस इन द सोसाइटी, बहुत ज्यादा टर्मोइल हो जाएगा, ये सिचुएशन पैदा हो जाएगी। तो वी नीड सम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। और उसके बाद डिजिटल राइट्स के अंदर अगर हम देखें तो डिजिटल राइट्स में एक हमारे सामने एक बड़ी जो चैलेंज है वो है हमारी प्राइवेसी। तो डिजिटल राइट्स के अंदर जो इतना डेटा, सभी डेटा आपका कलेक्ट हो रहा है, ई कॉमर्स साइट जो आपकी कलेक्ट कर रही है या फिर सोशल मीडिया साइट जो आपकी कलेक्ट कर रही हैं, तो डिजिटल राइट्स के अंदर वी हैव सीन कि आपकी प्राइवेसी को खतरा है, इतना सारा डेटा उनके पास होगा। तो एक इम्पोर्टेंट क्लोज भी है गवर्नमेंट ने नई इस डिजिटल राइट के अंदर उन्होंने बोला है कि आपका प्रोटेक्शन ऑफ जो एक लॉ बनाई थी डेटा प्रोटेक्शन लॉ। ठीक है, डेटा प्रोटेक्शन लॉ के अंदर क्या बोला था गवर्नमेंट ने? दे शुड बी अ क्लोज जिसमें राइट टू बी फॉरगॉटन एक क्लोज होनी चाहिए। अगर पर्टिकुलर कस्टमर उसको चूज करता है तो उसकी सारी जो आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन आपने स्टोर कर रखी है वो सभी खत्म होनी चाहिए। दैट इज द राइट टू फॉरगॉटन। ये सब चीजें हमने कहां से लिए? यूरोपियन यूनियन ने एक जीडीपीआर करके, जनरल डेटा प्रोटेक्शन राइट के अंडर, दैट इज द मोस्ट एडवांस्ड और प्रोग्रेसिव लॉ है, जिसके अंडर वहां के जो कस्टमर्स हैं, जो पीपल है, जो लोग हैं, उन सभी के प्राइवेसी राइट्स को इतना ज्यादा एम्ब्रेस किया गया है। ठीक है, तो जीडीपीआर का आप इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं। अभी चैलेंजेस क्या हमारे डिजिटल मिशन के लिए? चैलेंजेस हमारे इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी, सभी जगह इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, डिजिटल डिवाइड इज देयर, डिजिटल इलिटरेसी इज देयर, इस पे हम कल भी बात कर रहे थे। व्हाई द राइट टू इंटरनेट एक्सेस शुड बी अ फंडामेंटल राइट, ये आप डिस्कस कर सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट इवेंट है, इम्पोर्टेंट हमारा प्रोग्राम भी है, दैट इज भारत नेट प्रोग्राम। इस भारत नेट प्रोग्राम के अंडर हमारी क्या है, जितनी भी विलेज पंचायत है, ग्राम पंचायत है थ्रू आउट इंडिया, उसको ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ना है हमें। अगर हर एक विलेज में ऑप्टिकल फाइबर से उनकी ग्राम पंचायत जुड़ जाएंगी तो देयर विल बी अ चेंज, पॉजिटिव चेंज होगा बहुत सारा। जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट की जो मिशंस हैं, गवर्नमेंट जो चाहती है, वो सभी चीजें हम ग्राम पंचायत तक डायरेक्टली पहुंचा सकेंगे। ठीक है, तो भारत नेट प्रोग्राम इज देयर। और एक और क्वेश्चन आप इससे लिंक कर सकते हैं, दैट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन दिस रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हेल्प्स इन द इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, तो ये वाला इसमें आप डाल सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी है आपका भारत नेट प्रोग्राम। ओके, ठीक है, लोकपाल आपका नहीं आएगा इस बार। गैम्बलिंग, मैंने बोला था कि गैम्बलिंग एक सोशल इशू है, इट कैन बी आस्क्ड एज अ आर्गुमेंट राइटिंग इन सीएपी फेसी पेपर 2। क्यों गैम्बलिंग की जरूरत है?
क्योंकि हमने देखा कि ऑनलाइन गैम्बलिंग अभी कुछ स्टेट्स में या फिर कसिनो के अंदर गैम्बलिंग अलाउड है। कहाँ पे? गोवा, सिक्किम, नागालैंड एंड दमन दीव। अगर आपको इसके पॉजिटिव में लिखना है, अगर आर्ग्यूमेंट राइटिंग में आ गया तो यू कैन से कि कुछ स्टेट इसको फॉलो कर रही है। दूसरा स्टेट जहाँ पे लीगलाइज कर दिया गया लॉटरी को वो है केरला, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, ये सभी आप लिख सकते हैं। उसके बाद ई गैम्बलिंग, गेम ऑफ चांस हैज बीन लीगलाइज्ड इन सिक्किम एंड नागालैंड। तो ई गैम्बलिंग और गेम ऑफ चांस को लेके कर्नाटक के अंदर बहुत बड़ा एक मुद्दा बन चुका है। अगर आपने सुना होगा कुछ दिन पहले कर्नाटक के अंदर एक गैम्बलिंग लॉ को लेके बहुत सारा टर्मोइल था। तो वाई लीगलाइज गैम्बलिंग? क्योंकि अगर हम गैम्बलिंग को लीगलाइज कर देंगे तो इट विल बी अ ग्रेट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, और उस रेवेन्यू से हम क्या कर सकते हैं? कंस्ट्रक्टिव सोशल स्कीम चला सकते हैं और ब्लैक मनी को भी कम कर सकते हैं। ठीक है, अगर अगर हम सोचेंगे कि गैम्बलिंग को दोबारा से क्या कर दे, बैन कर दे, तो वो दैट विल आल्सो गो अंडर द कारपेट, और वो फिर ब्लैक मनी दोबारा से ऑपरेट होगी और वो फिर डार्क वेब के साथ, और ये सभी चीजें अंडरग्राउंड दोबारा से हो जाएंगी। तो उनको कंट्रोल करना, रेगुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इट इज वाइजर अगर हम उसको रेगुलेट करें रादर देन बैन करें, तो गैम्बलिंग को हम रेगुलेट करें तो उससे कुछ रेवेन्यू भी हो सकता है। एक और पॉइंट है इसमें, इट विल क्रिएट अ लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। मुझे नहीं लगता ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ठीक भी है, नहीं किस तरह की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इससे क्रिएट होंगी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनेट शटडाउन। आपसे एक टॉपिक पूछा जा सकता है इसमें रिपोर्ट राइटिंग पे। ठीक है, इंटरनेट शटडाउन इन इंडिया, राइट अ रिपोर्ट ऑन इंटरनेट शटडाउन इन इंडिया। ये आपके सीपीएफ एग्जाम में ऐसा कोई टॉपिक आ सकता है, क्योंकि इससे इसी लाइन पे एक टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कोल क्राइसिस इन इंडिया। ये आपसे रिपोर्ट राइटिंग में पूछा जा सकता है। तो ये सभी चीजें इसमें आप इंटरनेट शटडाउन इन कश्मीर वाला डाल सकते हैं। आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद से, एब्रोगेशन के बाद से हमने वहां पे 150 दिनों तक इंटरनेट फैसिलिटी को रिस्टोर नहीं किया गया। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है इसमें कि आपका राइट टू इंटरनेट इज एन फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, ये आप इसमें कोट कर सकते हैं। और ठीक है, देयर शुड बी अ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, गवर्नमेंट का ये सब आर्गुमेंट है, गवर्नमेंट के आर्गुमेंट इन द फेवर ऑफ दिस पर्टिकुलर मूव, कि बॉर्डर इंफिल्ट्रेशन बढ़ रहा था, हमें मेंटेन करना था पीस एंड लॉ एंड सिचुएशन इन द वैली। ठीक है, ये आप गवर्नमेंट के आर्गुमेंट इसमें दे सकते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी को लेकर, नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में वी नीड टू कर्ब द इंटरनेट फैसिलिटी इन द वैली। ओके, उसके बाद देखिए तो ये वाला वायलेशन ऑफ टेलीकॉम रूल्स, अगर इसके अगेंस्ट लिखे इंटरनेट शटडाउन के, तो स्लो टेक्नोलॉजिकल पेस या फिर फ्रीडम ऑफ प्रेस इज कॉम्प्रोमाइज्ड, राइट टू इंफॉर्मेशन इज कॉम्प्रोमाइज्ड। राइट टू इंफॉर्मेशन इज अ फंडामेंटल राइट। अगर आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं तो आप इंफॉर्मेशन को कैसे एक्सेस कर पाएंगे। उसके बाद इट इज ऑल्सो सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू, ये सभी चीजें। नेक्स्ट टॉपिक आपका पीएम केयर्स फंड है, नहीं आएगा सीपीएफ एग्जाम में एटलीस्ट। हेट स्पीच आपका आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेट स्पीच कौन कौन से, जैसे ब्यूरो ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो आपका नेशनल पुलिस एकेडमी या फिर जो पुलिस के अंडर जो एक ब्यूरो है जो रिसर्च करता है हर एक क्राइम की, उन्होंने क्या बोला है स्पीच के बारे में। लॉ कमीशन की क्या रिपोर्ट है। ठीक है, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कौन से आर्टिकल के अंडर है आपका कॉन्स्टिट्यूशन के 19A और सब क्लोज A, ये आपको पता होना चाहिए। मेजर रीजन क्या है हेट स्पीच के, फीलिंग ऑफ सुपियोरिटी, स्टबर्ननेस ऑफ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के हिसाब से ये सब चीजें आप इसमें कोट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट कमेटी कौन सी है, विश्वनाथ कमेटी जिन्होंने इसके बारे में बोला है। उसका बेज बरुआ कमेटी, इट प्रपोज टू अमेंड द सेक्शन 153C ऑफ आईपीसी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्या आती है आपको पता होना चाहिए, ये सभी चीजें। राइट टू प्रोटेस्ट, देखिए एक टॉपिक था आपका फार्मर प्रोटेस्ट इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड, आप इसके अगेंस्ट में लिख सकते थे, यार से आर्गुमेंट राइटिंग में पूछा था तो यू कुड हैव सेड दैट के नो, farmer protest is not politically motivated because we have seen agriculture is in great distress and it is the sole right of the farmer and these rights are also provided by the constitution to hold a peaceful protest। तो इस तरह से आप एक आर्गुमेंट डेवलप कर सकते थे राइट टू प्रोटेस्ट वाला। ठीक है, इन अगेंस्ट ऑफ द स्टेटमेंट। ठीक है, तो राइट टू प्रोटेस्ट इज नॉट एन एक्सप्लिसिट राइट, एक्सप्लिसिट नहीं है। अगर आप पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जैसे हमारा 2012 में
जो आपका रामलीला मैदान के अंदर अन्ना हजारे जी ने प्रोटेस्ट को कैरिड आउट किया था, वो आप देख सकते हैं इसमें। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की क्या जजमेंट है, शाहीन बाग प्रोटेस्ट को क्यों खाली कराया गया, शाहीन बाग प्रोटेस्ट वाज कैरिड आउट फॉर अगेंस्ट एनआरसी एंड सीएए, ठीक है। तो पब्लिक प्रोटेस्ट, ये सभी इंपॉर्टेंट है। आप इसमें जैसे मैंने जो अंडरलाइन की गई ये चीजें, सिर्फ उन चीजों को पढ़ लीजिएगा, उससे बहुत सारी चीजें आप इसमें सीख सकेंगे। जैसे गांधी का सत्याग्रह, वो भी पीसफुल प्रोटेस्ट करते थे, जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उन्होंने चलाई और दांडी मार्च किया। उसके बाद पीसफुली उन्होंने लॉ को क्या किया, तोड़ा, ब्रेक किया। लोकल रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर इंपॉर्टेंट है। दोबारा से लोकल रिजर्वेशन, कौन कौन सी स्टेट है जहाँ पे लोकल रिजर्वेशन आया है, लोकल रिजर्वेशन आ गया, चलो इंप्लीमेंट हो भी गया, तो इसके क्या रेपरकशन होंगे। रेपरकशन फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो गए कि देयर विल बी अ डिलेइंग इकोनॉमिक रिकवरी। क्यों डिलेइंग इकोनॉमिक रिकवरी, जो आपकी सेंटिमेंट्स हैं, जो आपके इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट्स है, जो आपके कॉर्पोरेट्स हैं, जो आपके इंडस्ट्रियल क्लास के लोग हैं, अगर उनको इस तरह की पॉलिसीज दिखती है किसी स्टेट में, हरियाणा में, तो दे विल रिफ्रेन फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन दिस पर्टिकुलर स्टेट्स। वो यहाँ पे नहीं आएंगे। अगर उनको पता चलेगा कि यहाँ से 75% लोग हमें जो इसमें इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में रखने हैं, अगर यहाँ से उठाने पड़ गए, क्योंकि एक होता है एम्प्लॉयबिलिटी, अगर वो बंदे एम्प्लॉयबल नहीं है, उनके पास स्किल्स नहीं है, और जब भी आपको एम्प्लॉय करने पड़ गए, तो इट विल हैव अ बियरिंग ऑन सम एफिशिएंसी ऑफ द, ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो हम क्लास बस एंड कर रहे हैं 2-4 मिनट में। दैट इज लास्ट जो हम टॉपिक इसमें जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं। हो गया आई थिंक। यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑलरेडी डिस्कस है अंडर आर्टिकल 44। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आपका इसमें डिफाइन किया गया है ऑफ डीपीएसपी, ठीक है। कौन कौन सी कमेटी है इसमें, BN राव कमेटी को बनाया गया, और ठीक है, ये सभी चीजें। तो अब कोई क्वेश्चन पूछ लीजिए, आपको क्या लगता है कि कौन कौन से टॉपिक और प्रिपेयर करने चाहिए, या इससे रिलेटेड कोई टॉपिक है। एंटी कन्वर्जन लॉ इज देयर, आप ये सभी चीजें, एंटी कन्वर्जन लॉ देखिए, हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस बिल 2022 हरियाणा में पास हुआ है। कर्नाटका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कर्नाटका में पास हो गया। तो ये दोनों स्टेट्स हैं, तो यहाँ से आपका एंटी कन्वर्जन लॉ बन सकता है एक टॉपिक। ऑफिशियल लैंग्वेज, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस क्या है ऑफिशियल लैंग्वेज के, पार्ट 17 के अंदर ये है, और जो आर्टिकल 343 टू 351 8 शेड्यूल के अंदर हमारी 22 लैंग्वेज है, ये सभी चीजें, ठीक है। सो इस लेक्चर में इतना ही था। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, अदरवाइज वी विल वाइंड अप। इससे ज्यादा स्कोप है नहीं कुछ इसमें डिस्कस करने का। सो गए लगता सब। नहीं सर। मदर लैंग्वेज पे इस बार क्वेश्चन आ सकता है, मदर टंग पे। मदर टंग पे, ठीक है। तो जैसे वर्नैकुलर, हमने देखा कि वर्नैकुलर उनको एजुकेशन देने की कोशिश की है अंडर आर्टिकल 350A। और जैसे आप बोल रहे कि मदर टंग पे, जैसे साउथ इंडिया के अंदर उन्होंने बोला कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, या फिर एक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हमें नेशन वाइड उनके जो स्कूल करिकुलम्स हैं उसके अंदर वी शुड इंडक्ट हिंदी को हम उसे मैंडेटरी करना होगा। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ऑलरेडी किसी स्टेट्स में या फिर मेजर स्टेट्स में हमने उसको हिंदी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, लेकिन दिस पर्टिकुलर मूव इज चैलेंज्ड बाय सम सदर्न स्टेट्स। उन्होंने बोला कि हम हिंदी को अपनी एक लैंग्वेज, मैंडेटरी लैंग्वेज नहीं बनाएंगे इन द स्कूल करिकुलम। तो ये आप इसमें लिख सकते हैं। ओके, कोई और क्वेश्चन? ठीक है, ठीक है, फिर एंड करते हैं सेशन को। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर।